Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Biology. We are with chapter Absorption by Roots and this is episode 2.1.4. So far in this chapter Absorption by Roots, we have seen the structure of root, we have talked about root hair, we have seen the different terminologies and their importance such as imbibition, diffusion, osmosis. We have also seen the importance of all these three processes, as well as we have talked about hyper and hypotonic solutions as well as isotonic solution. In this episode I am going to discuss with you about the turgidity, turgor pressure, flaccidity, plasmolysis, deplasmolysis and the importance of plasmolysis and turgidity. So let us move on to our topic. So before we go on to the main real topic, I am going to explain once again about the hypo, hyper and isotonic solution. So here I am going to take a partition. यहाँ पे मैंने जानबूझ के पार्टीशन ले लिया बिकॉज मुझे क्या करना है, जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ उसके अंदर मुझे प्लांट सेल चाहिए और साथ में एनिमल सेल भी चाहिए. फिर हम क्या करते हैं, हम 3 बीकर लेते हैं. बीकर ए, बीकर बी और ये बीकर सी. यहाँ पे लिखते हो क्या, बीकर ए के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया है और जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो सॉल्यूशन बीकर ए के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई वाटर का लेवल, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ एनिमल सेल में भी ऐसा ही है, मैं बीकर नहीं ड्रॉ करता लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो पता चल जाएगा कि भाई एनिमल सेल जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वही तो हमें ये करना है कि प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, प्लांट सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे या आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तीनों 3 सॉल्यूशन के अंदर अगर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को डालेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा वो देखना है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों नियरली सेम हो, यानी कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वाटर वो एक्चुअली सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट लिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट सॉल्यूट. तो पता चलना चाहिए कि भाई सॉल्वेंट जब ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जब सॉल्वेंट कम होता है यानी कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कम है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए वो हाइपरटोनिक. यहाँ पे आइसोटोनिक जहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम है, यहाँ पे हाइपोटोनिक में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया. बराबर. अभी इसी के अंदर तो हमें प्लांट सेल डालना है, फिर वही चीज़ हम एनिमल सेल के लिए करते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एनिमल सेल डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एनिमल सेल डाल रहे हैं तो क्या होगा, तो उसका ऑब्जर्वेशंस और वो सब लिखना है. समझ में आया कि नहीं. तो सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं और फिर एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं. तो चलो प्लांट सेल के लिए भी आई एम गोइंग टू चेंज द कलर. सो आई एम टेकिंग अ प्लांट सेल, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दिया प्लांट सेल एंड यहाँ पर भी डाल दिया प्लांट सेल. सो प्लांट सेल इज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्यू मिनट्स. नाउ जब आप प्लांट सेल
माइक्रोस्कोप में देखते हो और प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे होते हो, तो प्लांट सेल के पास आउटर रीजन जो है, आउटर लेयर जो है, वो किससे बना है? तो वो तो सेल्यूलोज से बना है, यानी कि वो तो सेल वॉल हो गया। तो ये क्या हो गया? सेल वॉल। तो ये वाला मेम्ब्रेन क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या आने वाला है? वैक्यूल, बराबर। ये वैक्यूल का कौन सा पार्ट है? तो वैक्यूल का ये टोनोप्लास्ट है। समझ में आया? तो ये सब तो बेसिक थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई टोनोप्लास्ट किसका लेयर है, किसका मेम्ब्रेन है? वो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। एनीवे वो बाद में हम देखेंगे वापस। अभी तो देख लेते हैं कि भाई क्या होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसके अंदर? सॉल्यूशन में, वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा? पानी अंदर जाएगा। पानी जब अंदर जाता है तो प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस वाली, लेकिन एंडो ऑस्मोसिस वाली। एंडो ऑस्मोसिस होगा। समझ में आया? आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, नेट गेन तो जीरो रहने वाला है, नेट मूवमेंट जीरो रहने वाला है, बिकॉज नियरली दे आर गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये नो इफेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, हाइपरटोनिक के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो कहाँ पर ज़्यादा है? सेल के अंदर ज़्यादा है। तो सेल के अंदर ज़्यादा है तो पानी कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा, बराबर। सेल के अंदर से, सेल से बाहर आ जाएगा। अगर बाहर आ गया तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? एक्सोऑस्मोसिस। समझ में आया? तो एक्सोऑस्मोसिस कब होगा? जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब, बराबर। एंडोऑस्मोसिस कब होगा? जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब। तो यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी अंदर जा रहा है। अगर वो अंदर जा रहा है तो सेल थोड़ा सा स्वोलन हो जाएगा। तो स्वोलन के लिए हम लिखते हैं कंडीशन। तो वो कंडीशन हो जाएगी। वो कंडीशन किसकी कंडीशन है? सेल की कंडीशन है। तो सेल की कंडीशन क्या हो गई? स्वोलन। तो वो तो नॉर्मल लैंग्वेज में स्वोलन कहते हैं, बट टेक्निकल जो टर्म है उसका नाम क्या है? टर्जिड है, बराबर। यहाँ पर भी सेम थिंग होने वाला है। यहाँ पर भी एनिमल सेल, बराबर। ये एनिमल सेल है। पानी कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा। जब पानी अंदर जाएगा तो सेल कैसा हो जाएगा? स्वोलन, टर्जिड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे पता है? यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। सेल बर्स्ट हो जाएगा। क्यों? सेल वॉल एब्सेंट है। साथ साथ में टर्जिडिटी के टाइम पे जो सेल के अंदर जो कंटेंट है, सेल के अंदर जो कंटेंट है, कौन से कंटेंट आएगा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। तो ये सब कंटेंट किसके ऊपर प्रेशर डालने वाला है पता है? वो जाएगा सीधा सेल वॉल के ऊपर, प्रेशर आ जाएगा। सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से प्रेशर इस बाजू जा रहा है ऑन द सेल वॉल। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज सेल वॉल। तो उसके ऊपर प्रेशर आ गया। किसके ऊपर प्रेशर आ गया? सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आया। किसका प्रेशर आया? सेल कंटेंट का। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल कंटेंट। किसके ऊपर आ रहा है? सेल का प्रेशर, सेल कंटेंट का प्रेशर सेल वॉल के ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि सेल टर्जिड हो गया। टर्जिड कब हुआ? जब उसको एंडोऑस्मोसिस किया तब। कब एंडोऑस्मोसिस हुआ? जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तब। तो ये जो प्रेशर आया, जो सेल कंटेंट की, वो कंटेंट की वजह से सेल वॉल के ऊपर आ रहा है, तो उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। समझ में आया? सो व्हाट इज टर्गर प्रेशर? प्रेशर exerted by the cell content on the cell wall due to turgidity or endoosmosis when a cell is placed in a hypotonic solution is called टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है,
इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर? तो यहाँ पे एक दूसरा भी एक प्रेशर एक्ट करता है जो सेल को बनाए रखने के लिए काम में आता है, वो बर्स्ट नहीं होने देता प्लांट सेल को। और वो प्रेशर कौन सा है? वो प्रेशर है वॉल प्रेशर। So what is wall pressure? The pressure acting in the opposite direction of turgor pressure. Pressure acting in the opposite direction of turgor pressure is known as wall pressure. लेकिन एनिमल सेल के अंदर टर्गर प्रेशर इज ग्रेटर देन वॉल प्रेशर, उसकी वजह से सेल बर्स्ट हो जाता है, दूसरा सेल वॉल नहीं है उसके पास, उसकी वजह से। समझ में आया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो इफेक्ट होने वाला नहीं है, यहाँ पर भी नो इफेक्ट। समझ में आया? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट beaker, that is C. What is happening here? Exoosmosis. And what will be the name of the condition? Condition क्या होगी उसकी? What will be the name of the condition that is occurring in beaker C? तो पानी तो बाहर आ गया, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल श्रिंक हो गया तो उसका नाम क्या हो गया? प्लाज्मोलिसिस। अगर वो हमेशा के लिए परमानेंट प्लाज्मोलिसिस में गया तो सेल मर जाएगा। इफ द प्लांट और अ सेल इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ परमानेंट प्लाज्मोलिसिस देन सेल विल डाई। समझ में आया? ओके, तो प्लाज्मोलिसिस कब होगा? तो यहाँ पर हम बता देते हैं प्लाज्मोलिसिस कब होता है, जब वॉल प्रेशर ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर होता है तब प्लाज्मोलिसिस होगा। When does the plasmolysis takes place? प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंक होना। तो ये सेल कैसा हो गया? श्रिंक हो गया। क्यों सेल श्रिंक हो गया? क्योंकि उसने उसके वैक्यूल में से या तो साइटोप्लाज्म में से पानी निकाल दिया। अगर उसने पानी निकाल दिया तो श्रिंक हो गया। तो श्रिंक कब हो गया? तो ये जो वॉल है वो नज़दीक आ गया ना, तो वो कौन सा प्रेशर हुआ? वॉल प्रेशर, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो होता ही नहीं है इसमें। टर्गर प्रेशर कब होगा? जब स्वोलन होगा तब। स्वोलन कब होगा? जब एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस कब होगा? जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है तो पानी बाहर निकल गया तो सेल श्रिंक हो गया, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब वॉल प्रेशर, व्हेन वॉल प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्गर प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस। बस्टिंग कब होगा? जब टर्गर प्रेशर इज ग्रेटर देन वॉल प्रेशर, तो सेल बस्ट हो जाएगा। Any questions? If you have any doubt or any sort of questions, please let me know in the comment box. Now the next one. अभी इसके साथ साथ में हम दूसरा भी एक पढ़ने वाले हैं। I'm going to change the color. I'm going to take the blue one. So here, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। ये कैसा सेल है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। तो यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल होता है, अगर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, बराबर, प्लाज्मोलाइज्ड श्रिंक हुआ सेल, जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो पानी अंदर जाएगा तो वो उसका नॉर्मल शेप गेन करेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं, इस जो ब्लू में लिख रहा हूं उस कंडीशन को कहते हैं, उस कंडीशन को कहेंगे डी प्लाज्मोलिसिस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर डी प्लाज्मोलिसिस। So what is deplasmolysis? When a plasmolysed cell is placed in a hypotonic solution, it will gain the water by the process of endoosmosis and will become normal shape and size. That is known as deplasmolysis. समझ में आया? और ये जो दूसरी बाजू जो टर्जिट सेल है, बराबर, I am going to change the color for that one. Going to take brown one. Okay, not a brown one but a different one. Let me take white one. Okay. और ये जो टर्जिट सेल है, बराबर, या तो फूला हुआ सेल है, जो सेल है फूला हुआ है जिसके अंदर पानी गया है, अगर मैं उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देता हूँ तो पानी बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस और वो अपने वापस नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो उसे कहते हैं फ्लैसिडिटी। उसे क्या कहते हैं? फ्लैसिडिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लैसिडिटी? व्हेन अ टर्जिट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सोऑस्मोसिस takes place, an extra amount of the water which it has gained will be removed, will be lost,
and the cell comes back to its normal shape and size, that condition is considered as what? Flaccidity. समझ में आया फ्लैसिडिटी का मतलब और डीप्लाज्मोलिसिस का मतलब? डीप्लाज्मोलिसिस में प्लाज्मोलाइज सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पानी वापस अंदर जाएगा। प्लाज्मोलाइज का मतलब होता है श्रिंक, बराबर? तो इतना आपको याद रखना है। चलो, एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, देन वी विल सॉल्व इट आउट वन सेकेंड। एनिमल सेल के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो श्रिंक ही होने वाला है, यानी कि प्लाज्मोलाइज ही होने वाला है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, अब ये देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का इंपॉर्टेंस सबसे पहला नंबर 1, तो यहां पर देखो प्लाज्मोलिसिस का मतलब पता है ना क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। कब श्रिंक हो जाएगा? जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तब। क्यों हाइपरटोनिक होगा? क्योंकि उसमें से पानी बाहर आ जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, बराबर? वाटर विल बी कमिंग आउट ऑफ द सेल। सेल के बाहर आ जाएगा, इसलिए वो श्रिंक हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर उसका जो इम्पोर्टेंस है, प्लाज्मोलिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस तरह का मैं बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखना, बराबर? ये जो मेरा प्लांट है वो मेरे को चाहिए, दिस इज द प्लांट विच आई नीड इट, बराबर? और यहाँ पर सब वीड्स उगे हैं, वीड्स। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम एडिंग हियर, आई एम एडिंग सॉल्ट। व्हाट इज इट गोइंग टू हैपन टू दिस प्लेस? इस जगह के ऊपर क्या होगा? इस जगह के ऊपर मैंने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, तो ये क्या बन जाए? यहाँ पे रूट्स है, तो ये जगह क्या बन जाएगी? हाइपरटोनिक बन जाएगी। रूट के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, तो रूट जो है वो क्या बन जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, और वो प्लांट जो वीड है वो मर जाएगा। समझ में आया? सो उसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? उसका इंपॉर्टेंस है, इट इज यूज्ड टू किल वीड्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स। दूसरा, नंबर 2, फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है। बराबर? फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, सो इट इज यूजफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। इट इज यूजफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। हाउ? तो एज फॉर एग्जाम्पल, if I want to prepare pickle, what do I require? I require मैंगो। मुझे मैंगो पिकल बनाना है, तो मुझे मैंगो के पीसीस चाहिए। इस पीसीस को हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। What happens? The water will be extracted out from the mango pieces. बराबर? वाटर बाहर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? एक्सोऑस्मोसिस। जो मैंगो पीसीस होगा उसके पास पानी नहीं होगा, उसको फिर सन ड्राई कर देंगे। सन ड्राई कर देंगे तो क्या होगा? वाटर कंटेंट जो है मैंगो के अंदर, मैंगो पीसीस के अंदर, वो एकदम लेस हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, विल नॉट ग्रो। और इस तरह से हम मैंगो को प्रिजर्व कर सकते हैं।
ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट और यू कैन से सॉल्टेड मैंगो के अंदर बैक्टीरिया ऐसे भी जिंदा नहीं रह पाता, कि कौन सा एनवायरनमेंट हो गया ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। बैक्टीरिया अगर कांटेक्ट में आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के, सो बैक्टीरिया विल स्टार्ट श्रिंकिंग, exosmosis in bacteria will takes place and bacteria will be without water, bacteria will soon die। समझ में आया? तो फूड प्रिजर्वेशन के अंदर भी काम में आता है। किसका था ये? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। नाउ लेट अस मूव टू द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी। नंबर 1, टर्जिडिटी का इंपॉर्टेंस किसमें काम आता है? नंबर 1, मेंटेन्स रिजिडिटी इन लीव्स। दूसरा, नंबर 2, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट in non-woody tissues। Example, maize, sugarcane, समझ में आया? थर्ड वन, helps in opening and closing of stomata। helps in opening and closing of stomata। So that means opening and closing of stomata depends on the turgidity and flaccidity of guard cells। Number 4, turgor pressure due to turgidity helps roots to crack the hard ground। So these are the importance of turgidity: maintenance, the rigidity in leaves, provides mechanical support in the non-woody tissues, helps in the opening and closing of stomata, helps in developing cracks in the hard ground for entering into the ground। क्या एंटर क्या होगा? रूट्स। तो रूट अंदर जाएगा ना, तभी अंदर जाएगा, तभी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ टर्जिडिटी। के भाई टर्जिडिटी आपको कहाँ देखने को मिलता है? वेयर विल यू सी द टर्जिडिटी? नंबर 1 कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो क्या ऑक्जेलिस के लीफलेट है, बराबर, दे फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स। दैट इज ड्यू टू टर्जिडिटी। नंबर 2, मिमोसा पुडिका, that is touch me not plant।
On touching the leaves, on touching the leaves, the loss of water takes place. From the leaves, petioles, and so the turgor pressure. So the turgor pressure. So on touching the leaves of Mimosa pudica touch-me-not plant, the loss of water takes place from the leaf petioles, and so the turgor pressure. As a result, the leaves droops. Number 3, opening and closing of leads in insectivorous plants. Insectivorous plants such as Nepenthes, and Drosera. Number 4, last one. Jerky movements of lateral leaflets during daytime in Indian telegraph plant is due to turgidity, and that plant is known as Desmodium. So I hope you understood about the examples related to turgidity, turgor pressure, wall pressure, then importance of plasmolysis, turgidity. We have also seen about the endoosmosis, exoosmosis, and flaccidity and deplasmolysis. If you have any doubt or any questions, please let me know. I will try to explain once again. We'll see with the transpirational pool and root pressure and osmotic pressure, as well as the 2 different pathways of water can enter into the plant in the next episode. Thanks very much guys, and I'll see you in the next episode. Thanks for your patience.